हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फिजिक्स। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि जो अपना थर्ड चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? तो अपना अगला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, हाँ, ये जो चैप्टर है बेसिकली कैपेसिटर से बेस्ड है ना। इसमें अपन डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है उसको स्टोर करता है। ठीक है ना। हाँ, तो आप इस चैप्टर में बेसिक पढ़ोगे किसके बारे में? तो आप बेसिकली इसमें बात करोगे कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, कैपेसिटेंस होती क्या है? कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने। ठीक है, हाँ। अब देखो अलग अलग टाइप्स अपन देखते हैं जो अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपने देखो मोबाइल में देखा होगा, जो मोबाइल में जो फ्लैश होती है, जो आपने पीछे देखा होगा, जहाँ से आप जैसे ही फोटो क्लिक करते हो तो मोबाइल में क्या होता है, फ्लैश जलती है और फिर वो बंद हो जाती है दोबारा। होता है ना, ऐसे फ्लैश लाइट आप चालू करते हो उसके अंदर, तो जैसे आपने फोटो क्लिक की, फ्लैश ऑन हुई, फिर फ्लैश क्या हो गई, दोबारा बंद हो गई। तो जो फ्लैश है उसके पीछे भी आप क्या कह सकते हो कि वहाँ वो भी एक तरह का क्या है, कैपेसिटर ही है। कैपेसिटर का मीन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ी है, वो एक डिवाइस है जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटर बोल रहे हैं। वो कैपेसिटर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी आपने पढ़ी है उसे स्टोर करता है। तो जैसे ही एनर्जी स्टोर वो करेगा तो हुआ क्या, देखो फ्लैश के अंदर एनर्जी उसके अंदर स्टोर थी, उतनी एनर्जी स्टोर थी कि वो आपके काम में आ सके। जैसे आपने फोटो क्लिक की, वो एनर्जी क्या है, आपके काम में आई। कैसे काम में आई कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो लाइट में कन्वर्ट हो गई। लाइट जली, जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो गई, लाइट दोबारा क्या हो गई, बंद हो गई। मेरी बात समझ आ रही है क्या? तो आपको ये याद रखना है कि इस चैप्टर में बेसिक हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? तो हम पढ़ेंगे इसमें किसके बारे में, कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, चार्ज को क्या करता है, स्टोर। जैसे आपका इन्वर्टर है वो भी एक तरह क्या है, कैपेसिटर ही है। पंखे के अंदर भी कैपेसिटर काम में आते हैं। इनका यूज क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ी है उसे अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, तो उसे हमें स्टोर करेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अपनी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में। इसके बारे में फर्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो किसके बारे में स्टूडेंट से, इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बातें मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, और एक और चीज है जो अपने इस चैप्टर में काम में आएगी, वो है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। आपने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे आप पढ़ते हो वाटर के लिए 80 बोल देते हो, एयर के लिए 1 बोलते हो, वैक्यूम के लिए 1 बोलते हो, मेटल्स है उनके लिए इंफिनिटी बोलते हो। वैसे अलग अलग जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उनके लिए अलग अलग क्या होगी, वैल्यू होगी। किसकी बोलो तो, किसकी अलग अलग वैल्यू? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। समझ में आई कि बात नहीं आई? तो आपको इसे समझ में आ गई। ठीक है, चलो तो आप फर्स्ट हेडिंग नोट करोगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट हेडिंग इस चैप्टर की है वो क्या है, कंडक्टर। क्या है स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अपने माइंड में आती है, व्हाट इज कंडक्टर। तो आप ये छोटी क्लासों से पढ़ के आते हो, कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर है ऑलमोस्ट मेटल है, वो कंडक्टर होती है। और कंडक्टर को हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? तो अपन डिफाइन करते हैं कि दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज वन प्लेस टू अनदर इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर्स। कि कंडक्टर्स वे सब्सटेंस होगी जिनके इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, इजीली फ्लो होगी एक जगह से दूसरी जगह पे। वो सारे के सारे क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, हाँ। अब आपको ऐसे बोले कि सर एक दो एग्जांपल बताओ, तो ऑल जो मेटल्स हैं वो सारी सारी कंडक्टर होती है। जैसे बात करें सिल्वर हो गया, ठीक है ना, एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ आपको। सिल्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद में गोल्ड, एल्यूमिनियम, ठीक है। हाँ, साल्ट का जो सॉल्यूशन है, नमक का जो है ना, अपन कहते हैं जो सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन, वो भी क्या होता है स्टूडेंट, वो भी अपना कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एसिड बेस आप पढ़ते हो, एसिड लिक्विड जो भी है ऑलमोस्ट ना कंडक्टर होते हैं। तो एसिड बेस है, दोनों ही क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है ना, या अपने से बोलते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी की,
तो ये भी क्या है स्टूडेंट, तो ये भी कंडक्टर है। अर्थ जो है, अर्थ भी क्या है, तो ये भी क्या है स्टूडेंट, ये भी अपना कंडक्टर है। तो ये बेसिक एग्जांपल्स मैंने बताए हैं जो आपके क्या है, कंडक्टर्स है। ठीक है, हाँ चलो, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं आपको पता चल गया कि जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो होता है। ठीक है, हाँ। और अब बात आती है कि जो कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो जो गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, वो क्या है, वो है आपका सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है स्टूडेंट, तो बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर। कौन सा है, सिल्वर। याद रखना, सिल्वर इज दी बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, ये आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। ठीक है ना, हाँ। इसके बाद में आप नीचे लिखो, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, थर्ड चैप्टर के अंदर या फिर सेकंड चैप्टर के अंदर आपने एक चीज पढ़ी है कि जो आप पढ़ते हो कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर आपने पढ़े सभी के अंदर आपने एक चीज नोटिस की है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कंडक्टर के, जीरो होता है। क्यों, ड्यू टू चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस। आपने ये लाइन पढ़ी है, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरो बना के लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी, inside the conductor, electric field inside the conductor is always zero। क्या होता है, इनसाइड में कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों, तो चार्ज देते हैं वो कहां चला जाता है, आउटर सरफेस पे चला जाता है। अब जो कंडक्टिविटी शो होती है कंडक्टर्स के अंदर, ऐसा क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है या इसके अंदर वो फ्लो होते हैं। तो इसमें आप याद रखोगे कि इसकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट ये याद रखोगे कि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी फ्री का मतलब जो मूवमेंट कर सके। आगे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो ये जो कंडक्टर्स है उसमें क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये चार पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, सिल्वर क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर है, सबसे अच्छा अपन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ। सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है ना, वो ऐसे आप बोल देते हैं कि इसके लिए तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है इसकी, कम। रेजिस्टेंस कम होता है और रेजिस्टेंस कम होने से करंट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कंडक्टर की ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात बताओ, समझ में आ गई। चलो, अब सेकंड हेडिंग, ये तो था अपना कंडक्टर। अब सेकंड हेडिंग आप नोट करोगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर एक ही बात है। तो आप यहाँ सेकंड हेडिंग डालोगे, कौन सी स्टूडेंट, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं उसकी बात हमें कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, तो वो आपने नोट किया होगा। ठीक है ना, हाँ। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, तो इंसुलेटर्स के बारे में कि जो इंसुलेटर्स है स्टूडेंट वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखो, इंसुलेटर क्या होता है, तो इंसुलेटर जो है कंडक्टर का उल्टा हो गया। इसमें क्या होता है, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट वो फ्लो नहीं होती। ठीक है ना, न चार्ज फ्लो होगा और नहीं इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगी। तो आप लिखोगे दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज cannot flow easily, cannot flow easily is called insulators, is called insulators। तो नोट कर लेना स्टूडेंट से, आप क्या नोट करोगे, आप नोट कर लेना, क्या नोट करोगे कि दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट फ्लो या कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब इसका आप एग्जांपल नोट करोगे। तो एग्जांपल जो है आप इसके नोट करोगे, तो सबसे पहले जो एग्जांपल है, ग्लास जो है,
ग्लास, ग्लास क्या होता है? इंसुलेटर होता है, करंट फ्लो नहीं होती। उसके बाद में रबर जो है वो भी क्या है? इंसुलेटर है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक स्टूडेंट, प्लास्टिक है वो क्या है? वो भी अपना इंसुलेटर ही है। फिर उसके बाद में पेपर, जो रफ पेपर है वो भी क्या होगा? अपना इंसुलेटर होगा। लकड़ी जो है वो भी क्या है? आपका इंसुलेटर। वैक्स, मोम जो होता है, मोम इंसुलेटर भी होता है। एबनॉइड जो है वो भी क्या है? अपन इंसुलेटर ही मान के चलते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो ये आप याद रखोगे इतने। ये एग्जांपल्स मैंने किसके बताए हैं? इंसुलेटर के आपको बताए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया। और इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसमें लार्ज अमाउंट किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? इसमें क्या होंगे? लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा और क्या होगा? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या है? कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। समझ में आया क्या? तो ये दो तरह के सब्सटेंस मैंने आपको बताए, एक था आपका इंसुलेटर, एक था आपका कंडक्टर। आपके समझ में आया होगा, इंसुलेटर के अंदर चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों फ्लो होते हैं इजीली, इसमें दोनों फ्लो नहीं होते, ठीक है? उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोल सकता हूँ, पॉजिटिव आयंस बोल सकता हूँ, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना? हाँ, फिर नेक्स्ट जो अपना पॉइंट्स था वो अपने एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, वो आप नोट कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसके जस्ट आगे आप चलो, तो दो तरह के सब्सटेंस आपके सामने आ गए और आपको पता लग गया ये ऐसे होते हैं। अब देखो दो नाम आए अपने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। इनकी बात कर लेते हैं, या चार्ज बोल सकते हैं अपन फ्री चार्ज एंड बाउंडेड चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, दो तरह के चार्ज मैंने आपको बताए, एक तो कौन सा है? फ्री है, और दूसरा कौन सा है स्टूडेंट? तो दूसरा है बाउंडेड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो क्या होता है फ्री चार्ज और क्या होता है बाउंडेड चार्ज, ठीक है ना? क्या होता है फ्री चार्ज और क्या होता है बाउंडेड चार्ज, के बारे में बात अपन करते हैं। तो बेसिकली देखो, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए अपन देखेंगे, ठीक है? हाँ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं, मेरे पास ये एटम है। एटम में बेसिकली क्या होता है? ये न्यूक्लियस में बताया, जिसमें प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और आउटर, इसके आउटर में या इसके आगे की साइड ये सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है अराउंड में न्यूक्लियस के, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है, चक्कर लगा रहा है इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट्स? आपको ये बातें पता है, ठीक है? ये मैंने बात करी। अब देखो, आपको पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वैसे भी आप सोच सकते हो कि अगर मैं बात करूं कि इसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो इसका कोई मीन ही नहीं है, ठीक है? तो प्रोटॉन जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब मेरे को बताओ, जो इनर सेल है, ये वाली सेल, ये इनर ऑर्बिट है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, या इससे आगे वाले आउटर सेल पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, या फिर इससे आगे कोई और सेल है उस पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? तो आप कहोगे सर, जितना पास होंगे हम उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना दूर जाएंगे उतना फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आउटर सेल में, या वैलेंसी सेल आप बोल सकते हो सबसे लास्ट वाला, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उस पे जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दूं, इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या दूं? थोड़ी सी भी एनर्जी दूं, तो ये बाहर निकल जाएगा, और बाकी को आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालने की कोशिश करें तो ये इजी वे में बाहर निकलेगा, और अगर इसे निकालने की कोशिश करूं तो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? तो आप कहोगे सर होगी। देखो, मैंने एक एग्जांपल से ऐसे बता सकता हूं। सपोज करो मेरे घर पे कोई वर्कर है, वो आता है रोज,
ठीक है, और मैं उसे सैलरी दे देता हूँ, जैसे 5,000 रुपये मैं उसे महीने की सैलरी देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो मेरे से बंधा हुआ है, वो बाउंडेड है मेरे से, ठीक है। मैं न्यूक्लियस हूँ तो वो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो वो मेरे से बाउंडेड है। अब किसी ने क्या किया, उसे 10,000 रुपये दे दिए और कहा तू मेरे यहाँ पे काम कर, तो क्या होगा बताओ। या फिर कई ऐसे कहते हैं कि तू 5,000 रुपये के लिए क्यों काम कर रहा है, मैं तेरे को 10,000 रुपये घर बैठे भिजवा दूंगा, तू काम में मत किया कर। तो वो वर्क क्या करेगा, 10,000 रुपये लिए और मेरे जैसे काम में छोड़ देगा। तो आपने क्या किया, वो जो 10,000 रुपये दिए वो है एक्सटर्नल एनर्जी। वो क्या है स्टूडेंट, वो है एक्सटर्नल एनर्जी जो आपने उसे प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रोटॉन के न्यूक्लियस से, इसके बाउंडेशन से, इसके बाइंड से आप क्या कह सकते हो कि पहले ये इससे बंधा हुआ था, बाउंडेड था, लेकिन जैसे इसे एनर्जी मिली, इसे बाहर से पैसे मिले, तो ये छोड़ के चला गया। तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर आप इसे पैसे कितने भी दे दो, बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आप कहोगे सर ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो वीकली अट्रैक्टेड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सर बाहर निकल सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। पहले इस सेल से निकलेगा, फिर इस सेल से निकलेगा, फिर इस सेल से निकलेगा, जहाँ पे हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप यहाँ पे एक बात बोल रहे हो कि जो आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उन पे क्या है, तो वीक अट्रैक्शन है। कैसा है, वीक अट्रैक्शन है। और जो इनर सेल में उन पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, तो आप कहोगे है। तो अब मेरे को आप एक बात ये बताओ कि वीक अट्रैक्शन, कैसा अट्रैक्शन हुआ स्टूडेंट, वीक अट्रैक्शन। वीक अट्रैक्शन की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे अपन कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा बोलेंगे, फ्री। और इस वाले को कौन सा बोलेंगे, हम बोलेंगे बाउंडेड। कौन सा बोलेंगे स्टूडेंट, बाउंडेड। तो समझ में आया क्या, those electrons on which the force of nucleus, the attraction force of nucleus is very low is called bounded या free, बोलो free। इससे weak attraction और free है। चलो, और bounded की अगर आपको डेफिनेशन बताएं तो those electrons on which the value of attraction force of nucleus is very high is called bounded electrons। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, सुना है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब आउटर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरी बात सुना है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी आउटर सेल या वैलेंसी सेल ऑफ द एटम या ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो ना, which have strong attraction force, which have strong attraction force of nucleus is called, मेरी बात समझ, स्ट्रॉन्ग बोल दो, वीक बोल दो, स्ट्रॉन्ग और वीक से क्या डिसाइड होगा स्टूडेंट, आपके बाउंडेड और फ्री से डिसाइड होगा। जिसमें वीक बोलोगे वो तो क्या हो जाएगा, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है वो बाउंडेड हो जाएंगे। समझ में आएगी बात। तो आप तो वैसे इतना याद रखो, आउटर सेल में ठीक है वीक अट्रैक्शन है, इसलिए कैसे है वो फ्री है, और इनर सेल में कौन सा हाई अट्रैक्शन है, किसका, न्यूक्लियस का मान रखा है, तो इसलिए वो कैसे है, बाउंडेड। समझ में आएगी बात, नहीं आई। हाँ, वीक है अट्रैक्शन तो फ्री हो गए, फ्री होने का मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले ज्यादा अमाउंट में, और इंसुलेटर में ये वाले ज्यादा अमाउंट में, यानी इंसुलेटर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन से फ्री रहते हैं। समझ में आएगी बात, नहीं आई, बोलो। ये थे अपने दो, क्या, एक तो आपका हो गया क्या भाई स्टूडेंट, कंडक्टर, और दूसरा हो गया इंसुलेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगली जो अपनी हेडिंग है वो आप नोट करोगे स्टूडेंट। अगली अपनी है इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी है, देखो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कौन से सब्सटेंस की बातें हो रही हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। देखो, आपको एक बात पता चली है कि कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी शो होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। आपको ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशंस है उनके अंदर कंडक्टिविटी कैसे होती है, तो याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से। आपने पढ़ा है, सेल्स बनाए होंगे आपने केमिस्ट्री में, है ना, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपने देखा था, उसमें क्या होता था कि आप जो भी सॉल्यूशन डालते हो वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे ZnSO4 और CuSO4 का आप ना सॉल्यूशन डालते हो तो Zn+2 CuSO4 -2, तो वहां पे जो कंडक्टिविटी होती है किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखोगे आप, ठीक है ना। तो कंडक्टर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और इंसुलेटर में होती नहीं है। चलो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन से थे, इंपॉर्टेंट है, यहीं से चैप्टर अपना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वे होते हैं जो जनरली इंसुलेटर होंगे। इंसुलेटर का मतलब उनका जो बिहेवियर है नॉर्मली वो कैसा होगा, इंसुलेटर की तरह होगा। दैट मींस उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो नहीं होगा, फिर भी वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। कब, जब मैं उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे घर पे हम आपको होमवर्क करने के लिए देते, आप होमवर्क या क्लासरूम में मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया और मैं बाहर चला गया, आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया तो आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हूँ, तो मैंने आपके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही क्या हुआ, आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, तो आपको बाहर से टॉनिक देना पड़ा, जिससे क्या है आपने होमवर्क किया। तो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, जनरली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसके अंदर फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब आप इन्हें क्या है कहाँ रख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे, तो वहां इनमें पता नहीं क्या होता है, ऐसा आगे देखेंगे हम कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, दोज सब्सटेंस, आप नोट कर लेना स्टूडेंट्स, आप नोट करोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ आप लिखोगे दोज सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज do not flow but shows electrical effect when kept in एक्सटर्नल लिख दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो आप, kept in electric field। मेरी बात समझ आ रही कि जनरली तो ये क्या करते हैं कि भाई इंसुलेटर की तरह होंगे, इनके अंदर करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, करंट इनके अंदर नहीं जाएगी, फ्लो नहीं होगी। लेकिन जब मैं इन्हें कहाँ रख दूंगा, मैं इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, तो ये क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये शो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को अपन कौन से सब्सटेंस बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। कौन से स्टूडेंट, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जैसे बोले पेपर हो गया, एबोनोइट हो गया, क्या हो गया, ऑयल हो गया। याद रखना ये कौन सा सब्सटेंस है, तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिनके अंदर क्या होता है, बेसिकली कंडक्टेंस नहीं होती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये कंडक्टेंस शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये था अपना डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिनका बिहेवियर नॉर्मली होता है किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह, बट कंडक्टिविटी शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के टाइप देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस उनका यूज भी आ सकता है, तो इनका यूज है वो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करने में होता है, कि अगर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप डाल देंगे तो जो कैपेसिटर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप आगे बढ़ोगे, उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाती है। तो आप ये याद रखोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसके टाइप की, टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। फर्स्ट है पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। कौन सा स्टूडेंट है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, और दूसरा है कौन सा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट कौन सा स्टूडेंट है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स,
सेकंड है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। हाँ, पोलर क्या होंगे, नॉन पोलर क्या होंगे, अपन डिफरेंस ले लेते हैं दोनों वाले को। डिफरेंस में एक साथ ही कर देता हूं, देखो दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा और हम जो है इनके बारे में भी देख लेंगे, रीड कर लेंगे ना, ठीक है। हाँ देखो स्टूडेंट, आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे डाइलेक्ट्रिक्स, ऊपर क्या लिखोगे आप, डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। हाँ, ये आपने लिख लिया डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है भाई। फिर इसके आप टू पार्ट्स कर दोगे, ये एक इस साइड और एक इस साइड, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है अपना वो कौन सा है स्टूडेंट, तो फर्स्ट है पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट कौन सा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एंड सेकंड इज नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये पोलर है और दूसरा कौन सा है, नॉन पोलर। अब देखो डिफरेंस भी देख लेंगे इनके अंदर और हम इनमें क्या करेंगे, हाँ इनके बारे में, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी एक साथ देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो पोलर है वो कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट देख लेते हैं इनकी डेफिनेशन। पोलर क्या होगा, तो पोलर जो आपको पता है, पोलरिटी आप 11th क्लास में पढ़ के आते हो, पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियली क्या हो, नेगेटिव चार्ज, यानी बोल सकते हो पॉजिटिव अलग हो नेगेटिव अलग हो, दैट मींस डायपोल हो। परिभाषा से जानिए कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होंगे, जो पोलर मॉलिक्यूल्स से बनेंगे। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे HCl हो गया, क्या हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया, H2O हो गया, ये सारे क्या है, पोलर है। पोलर का मतलब इनमें पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन पे होता है। तो ये कौन से हैं, ये है पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर कौन से हैं, जैसे C2, N2, O2, जिनके अंदर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते, इसमें नहीं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये होते हैं पोलर और नॉन पोलर। अगर NaCl से कोई सब्सटेंस बन रहा है तो वो कौन सा होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और C2 यानी कार्बन उससे बन रहा है तो नॉन पोलर। तो मेरी बात ध्यान से आप सुनना, अगर इन मॉलिक्यूल्स से कोई सब्सटेंस बना तो वो पोलर और उनसे बना तो नॉन पोलर, ये बात होगी। अब दूसरी चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनमें प्लस माइनस होगा। क्या होगा स्टूडेंट, प्लस माइनस। पोलर का मतलब ये प्लस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। जैसे देखो H प्लस Cl माइनस, दोनों की डिस्टेंस क्रिएट होगी। अब मैं बोलूं H प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज है, उसका सेंटर यहाँ है, नेगेटिव चार्ज है, उसका सेंटर यहाँ है। तो आप क्या कहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो सेंटर है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है, तो दोनों सेंटर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो वो जो सब्सटेंस है वो कौन सा होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो आप क्या लिखोगे, दोज सब्सटेंसेस इन विच, दोज सब्सटेंसेस इन विच the center of positive and negative charges of all molecules are separated, यानी अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, are separated is called polar dialectrics। तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, आप लिखोगे those substances या materials in which the center of positive and negative charge of all molecules, जितने भी molecules हैं substance में, of all molecules are separated, या different भी आप बोल सकते हो, are called, कौन आगे, are called polar डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये बात में आई क्या, ऐसे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेने आपको जिसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वो क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कोई सब्सटेंस है वो HCl है, उसमें ओनली कौन से मॉलिक्यूल्स है, HCl की है। और HCl में क्या होता है, प्लस माइनस अलग अलग होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो गया। तो वो कौन सा होगा, पोलर।
और जो नॉन पोलर वाला इसमें क्या होगा, आर सेम, आर सेम, बाकी सब कुछ सेम, लेकिन सेपरेटेड की जगह क्या आ जाएगा, आर सेम। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑल मॉलिक्यूल्स, है ना, कोइंसाइड विद ईच अदर, जिसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है अगर वो सेम है उनका सेंटर, तब वो कैसा है, नॉन पोलर है। या फिर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कोइंसाइड कर रहा है, एक के ऊपर एक है तो एक जगह हो गए, तो वो भी कौन सा है आपका, नॉन पोलर। मेरी बात समझ आई क्या? तो आप देखो कि दो सब्सटेंसेस इन व्हिच द सेंटर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेम आर कॉल्ड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये आपके समझ में आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम आगे, समझ में आया? चलो अब हम चल देते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो देखेंगे हम इनके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में आप इसमें तो क्या लिखोगे, पोलर वाले में HCl, NaCl, H2O, और इसमें भी आप एग्जांपल्स लिख दोगे O2, N2 और CO2, H2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं लिख ली, एक डिफरेंस होगा, डेफिनेशन होगी। अब देखते हैं सेकंड। फर्स्ट आपके समझ में आया क्या? अब चल रहे हम कहाँ पे, सेकंड पे, ठीक है। चलो, तो सेकंड जो अपनी हेडिंग या अपना जो डिफरेंस है वो आप देखोगे क्या है अपना सेकंड डिफरेंस इन दोनों मॉलिक्यूल्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख लेते हैं, इनका सिंबल कैसे बनाओगे आप। सिंबल देखने में बनाओगे, इतना बड़ा थोड़ा बनाओगे, तो सिंबल आप जब बनाओगे कैसे बनाओगे, देखो ऐसे, नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आ रही है क्या? एक तरफ नेगेटिव एक तरफ क्या है, पॉजिटिव। इसका जो सिंबल बनाओगे कैसे बनाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आ रही है क्या बात? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह है, यानी इसके दोनों के सेंटर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे कैसा हो नेगेटिव, दोनों के सेंटर क्या होगी, अलग अलग नहीं होगी, सेम ही होगी। C2 के अंदर यही होगा, है ना। तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर एक होगा, इसमें पॉजिटिव अलग नेगेटिव क्या होगा, अलग होगा। तो ये पोलर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होते हैं, डायपोल है ये। इसमें कोई डायपोल नहीं होगा, जहां पॉजिटिव वहीं क्या है, नेगेटिव, दोनों एकदम जुड़े हुए हैं एक ही जगह, ठीक है ना। तो अब मेरे को ये बताओ, इसमें क्या सिमेट्री है? इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। और देख भी सकते हो आप, एक बड़ा होगा एक क्या होगा, छोटा होगा मॉलिक्यूल्स। इसमें सिमेट्री है, इसमें क्या है, सिमेट्री है। काट दोगे तो दोनों सेम ना पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होंगे, बोलो स्टूडेंट्स, ये होंगे, बोलो आप लिखोगे, ये होंगे नॉन सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। और ये कैसे होंगे, तो ये होंगे आपके सिमेट्रिक, ठीक है ना। ये होंगे आपके सिमेट्रिक, ये होंगे अनसिमेट्रिक। क्यों अनसिमेट्रिक क्यों है? सपोज करो C2 को दो पार्ट में डिवाइड करो, C और C आया ना, तो वो वाले सिमेट्रिक है। ये वाले कैसे हैं, HCl डिवाइड करो, H+ अलग रहेगा, Cl- अलग रहेगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये है अनसिमेट्रिक, यानी अलग अलग पार्ट्स होंगे। अगर इन्हें आप काटने की कोशिश करोगे तो इक्वल पार्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन इनमें इक्वल पार्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो अगला देखो, क्या इसमें डायपोल है? तो आपको वैसे इसमें डायपोल है, HCl एक डायपोल तो है, H+ और Cl माइनस का, इसमें डायपोल है, इसमें प्लस माइनस नहीं, तो इसमें डायपोल नहीं है। तो इसमें डायपोल है, ये डायपोल की तरह बिहेव करेगा, पोलर मॉलिक्यूल। दैट मींस इसके पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। जिसके पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसकी प्रॉपर्टी है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसके पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा। तो आप क्या लिखोगे, आप यहां लिखोगे क्या, इन दी polar dielectrics each molecules have a specific dipole moment, ठीक है। इनके पास क्या होता है, स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट होता है कि नहीं होता, तो आप लोग होता है सर। लेकिन इसमें आप लिखोगे कि the value of dipole moment of each molecules in these substances, बोलो, इज 0। इसमें डायपोल मोमेंट होगा 0 होगा, क्योंकि डायपोल ही नहीं है, तो डायपोल मोमेंट कहां से आएगा, ठीक है ना। आप लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव के बीच डिस्टेंस ही नहीं है, और डिस्टेंस नहीं है तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। तो इसमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, और इसमें 0 टोटल है, वो दोनों का 0 होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, याद रखना। टोटल जो है वो 0 आएगा, लेकिन अकेले एक सब्सटेंस का 0, एक मॉलिक्यूल्स का है वो 0 नहीं आएगा। टोटल सब्सटेंस का 0, अकेले एक जो मॉलिक्यूल है उसका 0 नहीं होगा। ये किससे बनेंगे, तो दे आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, दे आर मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आई की बात नहीं आई?
अब अगर उनकी स्ट्रक्चर बनानी हो, जैसे HCl की बनानी हो, ये मैंने कौन सा बनाया Cl, और ये मैंने कौन सा बनाया H प्लस और माइनस, ये बनी ना स्ट्रक्चर, नहीं बनी, बन गई। चलो H2O की बनानी है, H2O की, तो H2O में क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन होगा, बड़ा ऑक्सीजन एटम, और दो क्या होंगे येलो और येलो, ये क्या हो गए, ये H हो गए। तो देखो यहाँ है क्या, ऑक्सीजन 2 माइनस, ये H जुड़ा हुआ है H प्लस, और एक ये H जुड़ा हुआ, ये H प्लस, समझ में आएगा। ये क्या है, तो ये है H2O की स्ट्रक्चर, और ये है HCl की, दोनों कैसे हैं, पोलर हैं। अब बतानी होगी इसके हाइड्रोजन वाले की, H2 की स्ट्रक्चर बताओ, तो दोनों सेम हो गए, सिमेट्रिक। ये लो, ये क्या है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन है कैसे, चिपके हुए, दोनों का सेंटर क्या है, एक जगह, ऐसे नहीं कि दो अलग अलग, ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो बोर्ड पे मैं बना नहीं सकता है, कैसे, ये एक आगे है एक पीछे, ये और दोनों की सेंटर क्या है, एक जगह ऐसे, ठीक है ना। हाँ, तो ये है आपका H2। ऐसे CO2 की बनानी हो तो आप बना लेना, ये मैंने क्या बना दिया, कार्बन बना दिया, ये मैंने ऑक्सीजन बना दिया, ये मैंने ऑक्सीजन बना दिया, ये O है, ये C है, ये क्या है O, समझ आई की बात, ये CO2 हो गया। ये तीनों क्या है, ऐसे एक ही जगह, इनके सेंटर क्या है, ये देखो अलग अलग नहीं है, बनाने दिखाने के लिए मैंने ये बनाया, बाकी इनके सेंटर क्या है, एक जगह ही है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर में आप क्या लिखते हो, द सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर सेपरेटेड, इसमें क्या लिखते हो, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर सेम, ठीक है। इसमें लिखते हो दे आर मेड अप ऑफ polar molecules, they are made up of non polar molecules, they are symmetric, ये क्या होते हैं, polar molecules are symmetric नहीं unsymmetric, और these are symmetric। फिर आप इसका सिंबल लिखते हो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इसमें प्लस माइनस एक जगह, क्योंकि सेंटर क्या है, एक जगह, प्लस और माइनस एक जगह। इसमें आप ये स्ट्रक्चर बना दोगे, दोनों की अलग अलग दिखा रखे हैं, ऐसे वो देखो सारे के सारे। इसमें आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, सेम बनाओगे, सिमेट्रिक। अगर काटो, ये देखो काट के देखो, इसे काट के देखो ऐसे, तो ये अनसिमेट्रिक होगा, लेकिन ये कैसे होंगे, देखो सिमेट्रिक होंगे, कैसे होंगे, सिमेट्रिक, यानी दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको इस यहाँ तक एग्जाम में कंप्लीट है, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है स्टूडेंट से, थैंक यू।